नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं दिल्ली चुनाव से के फैसले के बारे में, जहां पे दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठ सकते हैं, जहां पर दिल्ली में मुद्दे भी हो सकते हैं जिनके बारे में लोग बात करें, लेकिन पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। जहां पर 43 से 44% के बीच आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 48% के आसपास जो है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पे 6 से 7% के साथ के वोट शेयर के साथ खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सीट्स के बारे में, जहां पर इंपॉर्टेंट सीट्स में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि न्यू दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार सकते हैं। लगभग 3000 वोटों से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। वहीं अवध ओझा अपना चुनाव हार गए हैं पटपरगंज से, जो कि हमने पहले भी कहा था कि पटपरगंज से वो चुनाव हार सकते हैं। जंगपुरा की सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव हार गए हैं ग्रेटर कैलाश से। वहीं कालका जी से आतिशी अपना चुनाव जीत चुकी हैं, जो कि अभी करंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन सकती हैं। वहीं परवेश वर्मा, जिन्होंने दावा किया था कि काफी बड़े मार्जिन से वो जीतेंगे और काफी सारे उन पे आरोप भी लगे, और वो भी अपना चुनाव जीत चुके हैं। जिनके ऊपर आरोप लगा कि उनके एनजीओ ने चुनाव घोषणा से पहले 11,1100 रुपए, बाद में जूते बांटे, कंबल बांटे, काफी सारे इस तरीके के आरोप लगे और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। इस तरीके की प्रोग्रेस रही। अब बात करते हैं कि आखिर आम ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसके ऊपर बात करते हैं सिलसिलेवार वार तरीके से। पहले बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसके क्या मायने हैं। आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, अगर उसका उसका जो ठीकरा है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पे फोड़ने के बजाय अगर आम आदमी पार्टी अपने बारे में सोचे तो आम आदमी पार्टी ने क्या गलतियां करी हैं पिछले 5 सालों में। 5 सालों में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास के वोटर्स जो कि बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी को वोट दिया करते थे, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। कारण कि उन्हें फ्रीबीज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें लेना देना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 5 सालों में देखने को नहीं मिला। यमुना उन्होंने कही थी साफ करने के लिए, यमुना साफ नहीं हुई। और सबसे बड़ा मुद्दा जो बन के आया वो भ्रष्टाचार का मुद्दा, दिल्ली शराब घोटाला और उसके बाद शीश महल। ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो छवि थी 2015 से 2020 के बीच में कि ये काम करने वाली पार्टी है, इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, चाहे वो स्कूल हो, मेडिकल हो, इस तरीके के सेक्टर्स में काफी सारे बेनिफिट्स देने की कोशिश की। वो सारे बेनिफिट्स जो लग रहे थे लोगों को, और दूसरा मौका दिया था 2020 में। 2020 से 2025 तक कई सारे आरोपों के बीच में घिरने के बाद इनका परफॉर्मेंस काफी गिरता हुआ दिखाई दिया। अब बात करते हैं और चीजों के बारे में। आम आदमी पार्टी की एक और बहुत बड़ी समस्या जो है वो है ये कि उनका कोई भी आइडियोलॉजिकल प्लैंक नहीं है। पहले वो जब उन्होंने पार्टी लॉन्च करी थी उस समय उनका जो लीनियन था वो सेंटर टू लेफ्ट की तरह माना जाता था। सेंटर टू लेफ्ट की पॉलिटिक्स वो करते थे, जैसा कि ज्यादातर कई सारी पार्टियां, कांग्रेस को भी सेंटर टू लेफ्ट की तरफ पार्टी मानी जाती है। लेकिन अचानक से 2020 के चुनाव के बाद उनका जो का जो पार्टी का एक चरित्र है वो सेंटर टू राइट की तरफ ज्यादा दिखा, जहां पर वो कई सारे मुस्लिम्स के जो मुद्दे थे 2020 के दंगों के ऊपर, उनकी कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं हुई, और मुस्लिम्स ने भी काफी सारा जो है तो उनके ऊपर विश्वास खोया। और सरप्राइजिंगली इस बार मुस्लिम्स का बहुत सारा वोट जो है तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। करीब 13% से 14% के आसपास मुस्लिम आबादी का वोट जो है तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। लगभग इतने के आसपास ही कांग्रेस को मिलता हुआ भी दिख रहा है, 8 से 9% के आसपास। अब बात करते हैं और मुद्दों के बारे में। इसके बाद जो पार्टी विद द डिफरेंस एक आइडियोलॉजी होती है, जब ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी होती है तो उसके ऊपर काफी सारे लोग होते हैं जो जिनका एक भरोसा होता है कि आंदोलन से निकली पार्टी है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में है, अन्ना हजारे का आंदोलन था और उसके बाद ये पार्टी बनी है। तो इसके ऊपर काफी भरोसा था लोगों को कि देश में कई जगह की राजनीति को बदल देगी। लेकिन ये राजनीति बदलते बदलते जो है तो इनके खुद के ऊपर कई सारे आरोप लगे,
पता नहीं कौन कौन से वाटर घोटाला, ये घोटाला, सिंचाई पिचाई और बहुत सारी चीजों के आरोप लगे, जिसमें सबसे बड़ा निकल के आया शराब घोटाला, जिसमें कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को जेल में जाना पड़ा। अब बात करते हैं कि इन अब जो है तो देश, इसके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस का क्या रोल रहा। कांग्रेस ने इस चुनाव में एक तरीके से नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। और इनफैक्ट जो कांग्रेस काफी दिनों से, 5 वर्ष सालों से जो है तो अरविंद केजरीवाल और के खिलाफ काफी ग्राउंड पे लड़ती हुई दिखाई दी आम आदमी पार्टी से। लेकिन 2024 में इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की वजह से जो कांग्रेस का नैरेटिव था वो कमजोर पड़ गया दिल्ली में, जिसकी वजह से अब कांग्रेस जो है तो अगेन तीसरी बार वो 10% से नीचे के वोट शेयर में कंप्लीट करी, 2015, 2020 और 2025। कांग्रेस ने यहाँ पे एक और चीज की कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जितने भी बड़े लीडर्स, उनकी रैली हुई, उनका डायरेक्ट अटैक अरविंद केजरीवाल और उनकी पॉलिसीज, उनके वादों और इन सब बातों पे रहा। शीला दीक्षित को भी पहली बार याद करते हुए दिखाई दी इतने सालों में कांग्रेस, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो कांग्रेस के लड़ने की वजह से जो 6 से 7% की ये क्लोज हो सकता था, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट का एक दूसरे का सपोर्ट करते तो शायद ये वोट शेयर जो है और कांटे की टक्कर तक जाता, या 35-35 सीटों तक भी जा सकता था, ऐसा भी लोग कहते हैं। पर अब बात करते हैं और थोड़ा विस्तृत तरीके से बात करते हैं। कई सारे सोशलिस्ट लोगों का ये कहना है, सोशलिस्ट या या इंडिया गठबंधन के सिंपथाइजर्स का ये कहना है कि कांग्रेस जो है तो कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से फाइट करी उसका एक नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल को, और इस फाइट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बात है, लोगों को यह भी सवाल पूछना चाहिए कि जब गोवा में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने गए थे तो वो किसके खिलाफ लड़ने गए थे, जबकि कांग्रेस वहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट डिवीजन की वजह से गोवा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वहीं गुजरात में जहां पर जहां पर उन्होंने कांग्रेस के ही वोट शेयर को कट करके जो है तो सीटें जीती, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की एक बम्पर 150 से ज्यादा सीटें आई। मतलब इन्होंने शायद 1989 का पिछला इंस्टेंस था जब बहुत ही भयंकर बड़े बहुमत के साथ उनकी सरकार बन के आई थी। उस 19 ईयर याद नहीं, लेकिन उससे पहले का एक रिकॉर्ड था 150 से ज्यादा सीटें, वो सीट का रिकॉर्ड भी तोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखी। अब इन पूरे मुद्दों पर ध्यान देते हुए लोगों का कहना है कि हर जगह पे कांग्रेस को को कोसना, कांग्रेस की बातें करना, ये सारी बातें चालू हो गई हैं। वहीं हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो काफी अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बेनिफिट मिलता है। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से उनके किसी भी कैंडिडेट की किसी भी पॉलिसी, किसी भी एक्ट को, किसी भी भाषण को, किसी भी किए हुए काम को, और इतना निष्क्रिय दिखाई देता है इलेक्शन कमीशन की उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता हुआ नहीं दिखता। यहाँ पर कई सारी जगह पे पैसे बांटने की, इतनी ज्यादा पैसे, शराब और इस तरीके की कितनी सारी बातें हुई, मारपीट, और बीच में एक वीडियो आया था जहां पर आम आदमी पार्टी की जो प्रचार गाड़ी थी उसे तोड़ते हुए का भी वीडियो आया, पर उस पर भी कोई एक्शन ऐसा दिखा नहीं। इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से दिखता है कि इलेक्शन कमीशन भी एक बायस की तरफ दिखता है, जहां पर ये इलेक्शन और क्लोज हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मदद से ये एक तरफा होता हुआ दिखाई दिया। या एक और बात जिसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि क्या होगी आगे जाकर के पॉलिटिक्स। अब इसका क्या असर होगा पंजाब पे भी इसका असर पड़ेगा, राष्ट्रीय राजनीति पे भी इसका असर पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन के अंदर भी काफी असर पड़ने वाला है। और हम इस पर्टिकुलर इंडिया गठबंधन में क्या प्रोग्रेस होता है आगे चल के और किस तरीके से शेप करती है पॉलिटिक्स, ये भी देखने लायक होगा। एक और चीज इसमें से बहुत ज्यादा स्थापित होने वाली है कि 2024 में जो इंडिया गठबंधन के तहत 234 सीटें ये पाने में प्राप्त हुए थे, वो एक पुरानी बात हो चुकी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, 2-3 बड़े चुनाव जीत लिए हैं, और इससे जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल चालू हो गया है, वो नैरेटिव को बहुत बड़ी चोट पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने उफान पे दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब अगला चुनाव बिहार का है, और बिहार का चुनाव भी मुझे अभी के समय पे, तो मैं इतना कह सकता हूं कि अभी के समय पे भी जो है तो
भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो गठबंधन है, वहाँ पे एलजेपी, जदयू और भारतीय जनता पार्टी, इनका तीनों का गठबंधन काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देता है और मुझे आज के समय पे इतना कह सकता हूँ कि एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत दिखाई देती है बिहार में भी, अगर बिहार में कोई भी इस तरीके का बड़ा नैरेटिव खड़ा नहीं किया गया। क्योंकि आप जिस पार्टी को सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था इलेक्शंस में, जेडीयू, वो उस पार्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था बिहार में। आपको याद होगा कि बिहार के लोकसभा चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि जेडीयू अपनी सारी सीटें जीत जाए, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन जेडीयू ने अपनी सारी सीटें जीत करके और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया था। और अभी इस समय पे लोकसभा में बिहार से जेडीयू जो है, वो जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस काफी बड़ा है। वहीं पे एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, एलजेपी रामविलास पासवान, वो उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और वो भी अपने एरिया में काफी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि आगे जा करके जो पॉलिटिक्स होने वाली है वो बदलने वाली है। इसका असर, इस इन चुनाव का असर जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव पे पड़ने वाला है। तो लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अरविंद, किसी भी, आज का समय ऐसा आ गया है जबकि अगर आपका कोई भी आइडियोलॉजिकल फ्रंट नहीं है, अगर आप आइडियोलॉजिकली किसी भी तरह से अलाइन नहीं है, अगर आप जो है तो सेक्रीफाइसेस करने को तैयार, हरियाणा में भारत कांग्रेस ने ये सीखा, जहां पर शायद उसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें देनी चाहिए थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को कुछ सीटें देनी चाहिए थी। इस तरीके के अरेंजमेंट्स अगर किए जाते तो हो सकता है कि दिल्ली की भी और हरियाणा दोनों जगह की सत्ता बचाई जा सकती थी। 1.5 से 2% का वोट शेयर जो है तो आम आदमी पार्टी को मिला था। और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयर में करीब 0.7% का डिफरेंस है हरियाणा में, मात्र 0.7, और सीटों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो करीब 10 से 11 सीटों में का डिफरेंस आता है। अगर इन सब चीजों को ध्यान में देखा जाए तो आप सभी को भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो दिल्ली में किसी को भी सीटें नहीं देती, लेकिन उन्होंने जेडीयू को भी सीट दी, एलजेपी को भी सीट दी। इस तरीके से अपने सारे सहयोगी को वो सीट देते हैं और ये बड़ा दिल दिखाना जरूरी है गठबंधन में। और ये गठबंधन में बड़ा दिल जो है तो शायद कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए था मध्य प्रदेश में, जहां पर अखिलेश वखिलेश कह करके कमलनाथ ने बात कही थी और तब जो है तो हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को सीट्स ना देख करके कांग्रेस ने भी एक बड़ी गलती की। हो सकता था कि जो यादव बेल्ट कही जाती है हरियाणा की, जो बेसिकली अहिरवाल कहा जाता है, उस एरिया, उस बेल्ट में काफी बड़ा असर दिखा सकते थे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, अगर वो मिल करके अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी या कांग्रेस मिल करके अगर लड़ते तो शायद हरियाणा का चुनाव बदल सकता था। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि जिस तरीके का विघटन, जिस तरीके की का डिफरेंसेस, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो है तो इंडिया गठबंधन में इस समय दिखाई दे रहा है, उससे इंडिया गठबंधन मुझे कमजोर होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, मजबूत होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक खबरें आ रही हैं कि पंजाब की सरकार पे भी खतरा हो सकता है, पंजाब की सरकार पे खतरा हो सकता है और काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां पे भी ऑपरेशन लोटस या फिर किसी और तरीके का ऑपरेशन किया जा सकता है, या कांग्रेस में कुछ विधायक शिफ्ट हो सकते हैं, या एनडीए में या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में कई सारे विधायक जा सकते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, पर उस पर बात पे हम प्रोग्रेस पे ट्रैक करते रहेंगे कि आखिर पंजाब में क्या होने वाला है। लेकिन आज का रिजल्ट ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति इस समय देश में, अगर अगर आप न्यूट्रल खड़े हो या आप साथ में लड़ मिल करके नहीं लड़ते हो, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके इर्द गिर्द इस डेकेड की पॉलिटिक्स या अगले 20-30 साल की पॉलिटिक्स, मैं आज भी कह रहा हूं, अगले 20-30 साल की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है तो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, तो आपको भी एक फॉर्मिडेबल अलायंस के साथ लड़ना पड़ेगा, वरना आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने में असफल रहेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है कभी, तो भी याद रखिए कि अगले 20-30 साल तक भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही, जितना बड़ा उनका संगठन है, जिस तरीके से उनके अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस है, आरएसएस की ही मैं कहता हूं सत्ता है ये,
तो आरएसएस की अगर सत्ता से आपको बाहर करना है, तो आपको कम से कम नहीं तो छोटा-मोटा काम नहीं, 20-30 साल की लड़ाई है ये, जिसको सब ये सारे विपक्षी गठबंधन के लोगों को लड़ना होगा। क्योंकि जैसे आज़ादी के बाद 40 साल से 45 साल कांग्रेस के इर्द-गिर्द सारी राजनीति घूमती थी। अब समय आ गया है कि सारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इर्द-गिर्द घूमेगी। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। आगे की डिटेल्स के साथ मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।